हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। क्या हाल चाल है पलटन। तो आज हम अपना डे 8, तो डे 8 के अंदर हम वेक्टर का पार्ट 8 पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, जो मेरे पीछे लिखा है इस वक्त, क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, और दूसरा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आने की उम्मीद है ना इस बार, इस टॉपिक से कंफर्म है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम मास्टरी हासिल करें, आप एक्सपर्ट बन जाए, तो चीज़ों को ध्यान से तरीके से समझना, एक पेपर और पेन लेके बैठ जाना और अपना नोट डाउन करते रहना। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप जानते ही हैं कि मैं हूं आपका होस्ट दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस त्यागी। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही चुका है, इतनी वार्तालाप हमारी हो चुकी है। देखिए मैं कितनी बार बताऊं कि ये इंस्पिरेशन है मेरी, तो आप भी बना लीजिए। जय हो नीम करोली वाले बाबा। थोड़ा आगे चलते हैं और आगे एक टॉपिक आता है द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? क्या आता है? द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेटा आपने अभी तक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़े, तो चलो शुरुआत करने से पहले ना कोई चीज समझा देता हूं। आपको पता है कि जब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हम लोगों ने दो तरीके के वेक्टर पढ़े थे। एक पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, एक पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब डॉट और क्रॉस की बात आती थी, हम लोग क्या करते थे? हम सिंपल काम करते थे। कौन सा? कि मुझे पता था कि जब कभी वेक्टर्स की बात होगी और वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन के केस में लाएंगे तो दो ही तरीके के प्रोडक्ट थे। एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था बच्चे मेरे क्या, दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? और आप लोगों को सिंपलीफाई तरीके से बताएं तो कुछ ये था कि ए क्रॉस बी को जब मल्टीप्लाई करते थे तो आता था आपका क्या, ए बी साइन थीटा एन। क्लियर है? और यहां पे जो चीज आ रही है वो क्या है? वेक्टर। अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले केस में क्या देख रहे हैं? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। और यहां पे जो रिजल्टेंट आता था वो क्या था? स्केलर। अब आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा स्केलर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमेशा वेक्टर आएगा। लेकिन ये जो खेल हो रहा था, यहां पे समझना कुछ बातों को, कि जो ये खेल हो रहा था ये केवल और केवल दो वेक्टर्स के लिए था। ओनली टू वेक्टर्स। कि जब दो वेक्टर्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। दो वेक्टर का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सर सपोज करो हमने तो यहां जो चीज लिखी है उसका नाम ही क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। समझ में नहीं आए तो थोड़ा दोबारा पूछ लेना। ये कह रहा है कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर, एक जो लाइन यहां लिखने वाला हूं ना, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। यहां लिखा जाता है इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, कि तीन वेक्टर लेने हैं और वो जो तीन वेक्टर आप लोगे, सबसे पहली बात वो नॉन जीरो होना चाहिए है, और दूसरा कैसा होना चाहिए मेरे लाल? दूसरा होना चाहिए वो नॉन प्लेनर। क्लियर है? देखो ये नॉन जीरो एंड नॉन प्लेनर। अगर हम ध्यान करें तो नॉन जीरो का मतलब क्या है? कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो। कोप्लेनर का मतलब क्या है? कि वो एक प्लेन में ना हो, मतलब एक सिंगल प्लेन में वो लाई ना करते हो। तो यहां से मुझे क्या बातें जानने को मिली कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। किस तरीके से? कि सर ए क्रॉस बी होल सी। क्लियर है? तो दिस इज नथिंग बट द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहां पे अगर हम ए की बात करें, ए वेक्टर को देखें, तो आप लोगों को पता है हम इसे लिखते कैसे थे? हम इसे लिखते थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मेरी बात समझ आई? क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। तुम्हें पता है ना ऑर्थोगोनल स्पेस के तरीके से हम इन्हें लिखा करते हैं। अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें तो बी वाले पार्ट में क्या आता था? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आखिर में आता था सी कैप, जिसे आप कहते हैं सी एक्स आई कैप
सी वाई जे कैप और प्लस सी जेड के कैप। अब आपको देखने में क्या लग रहा है कि पहले ए और बी का क्रॉस हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है, और साथ में सी को क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। लेकिन कैसे, डॉट प्रोडक्ट में। अब हर बच्चे के दिमाग में ना कुछ तत्व दिमाग में आते हैं, उनके दिमाग में कैसी चीजें आती हैं वो समझ लो। भाई बच्चा है, तरह तरह के सवाल आ सकते हैं, उसे हम मना नहीं कर सकते। अगर उस बच्चे के दिमाग में एक बात आ गया कल को कि सर जो आप क्रॉस प्रोडक्ट है ऐसे लिखा है, अब इसे अंदर करने की बजाय डॉट प्रोडक्ट को ब्रैकेट में डाल दो। सिंपल सवाल है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को आपने ब्रैकेट में डाल रखा है और वहां पे आपको डॉट डाल दिया, ऐसे क्यों करते हैं? अच्छा एक सोच के देखो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या आता है? सर ये ऑलरेडी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है? स्केलर आता है। और आप लोगों को एक बात पता है कि जब किसी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर या किसी मल्टीप्लाई प्रोसेस में हम लोग वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कंप्लीटली क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। लेकिन ये है कैसा? ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किसका नाम ही बता रहा है कि जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो रिजल्टेंट आने वाला है वो हमेशा कैसा होगा? स्केलर होगा। और अगर आपका वेक्टर आ जाएगा, आई एम सॉरी, देखो लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं बेटा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कैसा आता है? वेक्टर आता है। कहने का मतलब कि फॉर्मूले के अंदर अगर एक भी वेक्टर आ जाता है, लाइक सपोज करो मोमेंटम का फॉर्मूला था, तो मोमेंटम के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या था? स्केलर क्वांटिटी। तो फॉर्मूले में एक भी वेक्टर आया तो मोमेंटम भी क्या हो गया था? वेक्टर। फोर्स को पढ़ लो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F = m। कह रहे हो सर छोटे छोटे बता रही हूँ बेटा, आप याद करो ना, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ लो, टॉर्क पढ़ लो, समझ पा रहे? तो जहां कहीं एक वेक्टर आ जाए, दो आएंगे तो वेक्टर तो हो गई, लेकिन अगर एक आ रहा है तो वो वेक्टर बनेगा। लेकिन इस केस में क्या हम देख पा रहे हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट में है, मतलब A क्रॉस B है और उसके साथ डॉट C है, तो आप लोगों को पता है कि किसी का क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो तो वो हमेशा कैसा आता है? वेक्टर आता है। और अगर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का करा जाए तो वेक्टर वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा? स्केलर आएगा। तो सबसे पहली बात मुझे ये बात समझ आ गई कि मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किस तरीके से, कि ब्रैकेट में क्या डाला जाता है, अंदर क्या नहीं डाला जाता, क्यों क्रॉस रखा जाता है, क्यों डॉट नहीं रखा जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे लिखी जाती हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, दिस इज नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर। दिस इज नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा ना तरीके से महसूस करते हैं। यहां पे आपको समझ आ गया, मैंने कहा था कि ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि इसे पहचान के चलो। देखिए अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करने लगे तो मेरे दिमाग में कुछ प्रॉपर्टीज आती है। लाइक सपोज करो मैं आप लोगों के लिए और यहां पे लिख देता हूं प्रॉपर्टीज। क्लियर? क्या लिखता हूं? प्रॉपर्टीज। देखो ये भी नालायक हो रहा है। चलो भाई डिब्बे में। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आएंगी। लाइक सपोज करो मैं तुम्हें मेन पॉइंट बता रहा हूं और अपने दिमाग में डाल लेना। आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात डाल के चलो कि अगर ABC आप जानते हैं तो ABC चलते कैसे हैं? बचपन से अब तक कैसे पढ़ते आए? कुछ इस तरीके से कि ABC और ये दोबारा क्या आ जाता है? A। तो इस बात को मानो कि जो इसका साइक्लिक प्रोसेस है वो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मतलब जब कभी ये अपने रूटीन साइकिल में चल रही है, साइक्लिक प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा, और जो ए साइक्लिक प्रोसेस है मतलब इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला, कि ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया और फिर ऐसे बनाया, इसे बोलते ए साइक्लिक।
ये हमेशा कैसा रहेगा मेरे बच्चा, नेगेटिव रहेगा। इस लाइन को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना। हम थोड़ा आगे बढ़े, हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहला पार्ट जो मैं लिखता हूं यहां पे A क्रॉस B डॉट C, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख सकता हूं जो कि तुम्हारे फायदे की है। वो किस तरीके से कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं A क्रॉस B डॉट C, तो इसे दूसरा लिखने का क्या तरीका है, इसे लिखने का तरीका है A क्रॉस मतलब A डॉट B क्रॉस C। क्लियर है? नहीं तो मैं इसे एक और तरीके से लिख सकता हूं C डॉट B क्रॉस A। और तुम्हें जान के हैरानी होगी मेरे बच्चे, तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये तीनों क्या तीनों एक ही मतलब निकालते हैं, इनका कुछ अलग मतलब नहीं है। क्यों? देखो ए बी सी एक रिपीटेड प्रोसेस में चल रहे हैं, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये जो क्रॉस है ये ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पे क्रॉस बी सी में आ गया, फिर यहाँ ध्यान से देखो सी ए बी, यहाँ पे देखो हमने गलती करी है। गलती क्या करी, हमने साइक्लिक प्रोसेस तोड़ दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए बी। ये देखो, अब आप मेरी एक बात पकड़ लोगे, सर एक बात बताओ आपने करा क्या है, आपने इन दोनों को एक जैसा लिख दिया, मतलब आपने ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी ऐसे लिख दिया। तो मेरे बच्चे आप लोग पहले पढ़कर तो आए हैं इस बात को, आप लोग पढ़कर आए हैं ना कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, देखो यहां पे जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब समझते हो? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना? और दिस इज एंटी कॉम्यूटेटिव। तो अगर हम इसकी बात करें तो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। तो एंटी कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यहां तक कितनी बात समझ आ गई होगी? जैसे हम इसमें चले तो हमें ये समझ आ गई कि सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? हम क्रॉस की मल्टीप्लिकेशन को अदला बदली कर सकते हैं, किसके मुआयने पे सर, साइक्लिक पे और ए साइक्लिक पे। क्लियर है इतनी बात? तो वो तुम्हारे दिमाग में चलता रहना चाहिए कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी। इसे लिखने का एक और तरीका है सर, थर्ड पॉइंट क्या है वो लिखने का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में डालो। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोगों ने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी, तो यहां पे ए और बी का कॉम्बिनेशन बन गया। हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम ए को बाहर निकाल देते हैं और बी इंटू सी को अंदर रख देते हैं। ये बात ठीक है ना? हम तीसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए बी अंदर आ गए बी सी अंदर आ गए लेकिन सी अंदर नहीं आई, तो इसका मतलब अब बी बाहर रखना है। तो जैसे ही मैंने बी बाहर रखा, साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिखोगे सर, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। क्यों? देखो बी सी ए साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों स्केलर प्रोडक्ट बराबर है। और एक और मेरी बात समझ लेना कि इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कि जैसे तीनों हैं, इन तीनों को मैं केवल एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बी सी। सर सब कुछ सेम है, हाँ, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, तीनों का मतलब एक जैसा है। और इसे लिखने का तरीका है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी ऐसे लिख दो, मतलब जितनी ये वेक्टर दे रखे हैं, यहां दे रखा है ए, यहां दे रखा है बी, यहां पे दे रखा है सी, तो उन्हें इस तरीके से लिखा जाता है। रुको, आधे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे सर छोटा क्यों आ गया, लो ए बी सी। कल को मेरे पास कोई बच्चा आएगा और कहेगा कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास a प्लस बी डॉट अंदर की तरफ है a माइनस बी क्रॉस में b माइनस सी, तो सर कैसे लिखेंगे? तो देखो सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट में इसके साथ कभी भी क्या नहीं आता, इसके साथ कुछ नहीं आता। क्लियर है? तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी
बी माइनस सी, तो दिस इज नथिंग बट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये है। और बेटा इसे तो अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि ये क्या बला है, याद रहेगी तुम्हें हमेशा। क्लियर है? जहां एक बार भी मैं बाउंड्री बना दूं ना, वो तुम्हारे काम की चीज है। चलो, अब मेरे दिमाग में एक खुराफात आई, मैंने क्या करना चाहा, मैंने सिंपल
हेलो, वॉइस क्लियर है? यहां पे क्या बात चल रही थी, शायद देखो मुझे लगता है आपका छूट गया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसकी कुछ कंडीशन बताई थी मैंने। उसकी क्या कंडीशन बताई थी बेटा? उसकी कंडीशन ये बताई थी कि ये किसी भी स्टेट में लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं? ये ऐसे लिखे जा सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे। तो ये देखो दो का पेयर तो हर बार आ सकता है ना क्रॉस में, ए बी बी, बी सी बी और सी ए बी। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। अब मेरी बात ये आई कि अगर तीन कोप्लेनर हो गए तो इनकी सबकी वैल्यू कितनी आ जाती है? जीरो हो जाती है। ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तीन तरह के वेक्टर हैं आपके पास, ए बी सी, और ये तीनों के तीनों कोप्लेनर है, और आप कुछ इस तरीके से लिख रहे ए क्रॉस बी और साथ में सी, तो भाई कोप्लेनर है, एक प्लेन के अंदर रखें तो इसका मतलब कभी भी कोई फिगर नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए और बी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कैसे रहेगा? वो हमेशा कैसे रहेगा? ऊपर की तरफ। और भाई अगर वो ऊपर की तरफ रह रहा है तो सोच के देखो, वो रिजल्टेंट सी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना लेगा? 90 डिग्री का। वो रिजल्टेंट जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो सी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। और जब आप आर सी कॉस थीटा लिखोगे तो आपको पता है कि आर सी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? भाई कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये कंप्लीट कितना आ गया? 0 ही तो आ गया। तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर तीन वेक्टर आपको कोप्लेनर बताए जा रहे हैं तो आप लोग इतनी बात अपने दिमाग में डाल सकते हैं कि मेरा बच्चा वो 0 ही आएंगे। इस बात को अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लो। चलो, यहाँ पे ना कुछ शख्स या कुछ लोग ऐसा करते हैं, कह देते कि मेरे बच्चे ए बी सी और एक चीज होती है माइनस ए बी सी। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी याद करो, हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसे उल्टा लिख दो। आप इसे ऐसे लिख दो इस बार, माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी। तो मेरे बच्चे ये उल्टा ही तो है, ये उल्टा ही तो है। हमने कुछ अलग थोड़ी करा है। यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू बदल के बी सी ए लिख दी, बी ए सी लिख दी। समझ रहे हो? यहाँ पे जो चल रहा है वो चल कैसे रहा है? ए बी सी। यहाँ पे क्या चल रहा है? बी ए सी। भाई साइक्लिक प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बी ए सी नेगेटिव, ए बी सी पॉजिटिव, बस खत्म खेल तुम्हारा। चलो, यहां पे अभी तक जो तुमने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लिया, उस ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर आप ध्यान से समझना चाहे तो आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड की मदद से समझ सकते हैं। लाइक सपोज करो कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था प्रीवियस क्लास में, क्या पढ़ा रहा था? मैं तुम्हें यह पढ़ा रहा था कि भाई ट्राइंगल लॉ निकालते हैं, ठीक है? मैं आपको सिखाया था ना ट्राइंगल लॉ, तो उसमें हम लोगों ने मदद ली थी किसकी? ट्राइंगल की। पैरेललोग्राम एडिशन के लिए किसकी? पैरेललोग्राम। पॉलीगन की ले ली थी। ऐसी अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट समझना है तो आपको पैरेललोपाइपेड की मदद लेनी पड़ेगी। है क्या एक्चुअली में? भाई एक्चुअली में ये सिंपल सी कहानी है कि दो पैरेललोग्राम है। ध्यान से देखो, एक ये वाला पैरेललोग्राम मतलब ए बी सी डी है ना, और दूसरे वाला एक्स यू वी डब्ल्यू। आपके पास दो पैरेललोग्राम है और आपने उन्हें लाइन से ऐड कर रखा है। ये होता है पैरेललोपाइपेड। अब इसके अंदर हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये कौन सा वेक्टर है मेरे बच्चे? सी। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि कौन सा एंगल है? थीटा। तो आप इसे ये भी बोल दो कि इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको पता है किसी ज्योमेट्री की मदद से पैरेललोपाइपेड जो है वो एक 3D शेप है। 3D शेप है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड में चलेगा। चलो, अब आपको एक बात और पता होगी आज तक कि अगर वॉल्यूम की बात आती है, कभी भी किसी की वॉल्यूम की बात आती है, तो बेटा वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लाइक सपोज करो, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब कभी वॉल्यूम निकालते थे
जब कभी वॉल्यूम निकालते थे तो वॉल्यूम का सिंपल सिंपल फिनोमिना क्या होता था कि वॉल्यूम का मतलब होता था लाइक सपोज L इंटू बी इंटू एच। सर ये क्या है? अगर इसकी बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या, ऐसे। ठीक है, ये देखो ये एक क्यूबॉइड है भाई। क्यूबॉइड के अंदर हम लोग क्या समझते थे, क्यूबॉइड के अंदर हमने एक एक बात अपने दिमाग में डाल ली कि दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। क्लियर है? अपोजिट कर लो। अगर मैं ध्यान से समझूं कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला पार्ट, ये मेरे लिए एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है। रुको, आधे बच्चे यहां बेहोश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ये कहेंगे सर आपने इसे हाइट कैसे ले लिया? अरे मेरे लाल, हाइट वाइट इन चीजों से नाम में क्या रखा है? तो ये हो गई ब्रेथ, ही हो गई हाइट। अब ध्यान से देखो, ऊपर रेक्टेंगल 2D फिगर है और 2D फिगर का एरिया निकाला जाता है। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या था? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? L इंटू बी इंटू एच, है ना? तो मैं यहां से एक बात और लिख सकता हूं कि वॉल्यूम का सिंपल सिंपल मतलब है एरिया इंटू हाइट। इस बात को अपने दिमाग में डाल के चलो, कुछ भी देख लो। ये लो, अगर तुम्हें इस बात पे बिलीव नहीं होता कि सर ने ये बताया, एक सर्कल ये बनाओ, एक सर्कल ये बनाओ, और इसे जोड़ दो लाइन से। कैसे? टिंग टिंग। ठीक है भाई, ये जब सर्कल जुड़ गए आपस में तो मुझे लगा ये सिलेंडर है। और भाई तुम्हें पता है सिलेंडर के अंदर इसके एरिया की बात करें तो कितना है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट की बात करें तो कितना है? एच। तो अगर जो बात मैं कह रहा हूं कि सर वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम एरिया इंटू एच है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ जानी चाहिए? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एरिया भी चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? हाइट भी चाहिए। तो देखो यहां पे मेरे पास सारी चीजें है। मेरे पास एरिया निकालने का तरीका है, मैं यहाँ पे एरिया निकाल सकता हूं, एरिया के साथ मुझे हाइट भी चाहिए। तो एरिया किसका निकलेगा? जो 2D फिगर होगी। और यहाँ पे 2D फिगर ये वाली है, मतलब WVCD एक 2D फिगर है, मतलब एक रेक्टेंगल है। तो यहां से जो एरिया आएगा बच्चे, एरिया कितना आ गया इसका? A क्रॉस B। क्लियर? इसका एरिया कितना आ गया? A क्रॉस B। तो भाई ये A क्रॉस B इसका एरिया है, तो एरिया की जगह मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B। अब बात आती है हाइट की। तो ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है। अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हैं या इसका परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, वो भी 90 डिग्री पे। अब सपोज करो कि इसका साथ का एंगल इसका कितना है? 5। तो आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ गिवन है और एक वेक्टर गिवन है जहां पे यहां पे एंगल होगा, तो इसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा किस तरीके से? इसका एक तरीका है क्या सर? यहां पे पहुंचेगा C cos थीटा, यहां पे पहुंचेगा cos थीटा नहीं 5, यहां पे पहुंचेगा C cos, गलती कर दी, C sin 5। मेरी बात समझ आ गई? तो यहां पे जो हाइट गिवन है मैं उसकी जगह लिख सकता हूं C cos 5। तो आप इसे पूरे को ध्यान से देखें तो A क्रॉस B डॉट कितना हो गया? C। क्यों सर? क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। आप इस तरीके से मान लो ना कि आप पढ़कर आए ए बी कॉस थीटा, तो आप कैसे लिखते थे? ए डॉट बी वेक्टर, है ना? तो मेरी मर्जी मैं उस वेक्टर को रिजल्टेंट में लूं, मैं उस वेक्टर को क्रॉस में लूं, तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां से आप इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम कितनी आ गई? ए क्रॉस बी डॉट कितना? सी। अब एक बात ध्यान रखना, अभी हम पीछे एक लाइन पढ़कर आए कि ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को प्लेनर हुए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब सोच कर देखो,
कि अगर ये कोप्लेनर होते तो क्या ये फिगर बन पाती? अगर ये कोप्लेनर होते तो कभी लाइफ में ये फिगर बनती ही नहीं। अगर ये फिगर ही नहीं बनती तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल पाते। मेरी बात समझ रहे? और अगर ये वॉल्यूम ही नहीं निकल पा रही तो सर हमारा ये टॉपिक पढ़ने का नजरिया ही क्या था? चलो आगे चलते। तो यहां पे भी वो वाली बात आपकी सिद्ध हो जाएगी। कौन सी? कि सर A क्रॉस B डॉट C ये किसकी वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है पैरेललोपाइपेड की। तो यहां से मैं इतनी बात कह सकता हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन A क्रॉस B डॉट C वुड बी इक्वल टू कितना? 0। और अगर यहां से मैं इतनी कहूं, या फिर आप डायरेक्ट कह दो कि यहां पे वॉल्यूम कितनी आएगी? 0, है ना? अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ A B C आर कोप्लेनर तो कह सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस डॉट C वुड बी इक्वल टू 0, या कह दो कि वॉल्यूम कितनी आ गई मेरे लाल? 0। देखो हर तरीके से समझा लिया, हर तरीके से तुम्हारी चीजें पूरी करी है, इच्छा है। अब चलो इसे अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई होगा कैसे। हाँ जी, तो अभी तक हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि ये 3 वेक्टर बन जाते हैं तो इन्हें अप्लाई करेंगे कैसे। देखो जब कभी वॉल्यूम निकालने की बात आए तो एक बार और सोच लो, जब कभी वॉल्यूम निकालने की बात आएगी तो मेरे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है? आपको पता है मैंने ए को कैसे लिखा था? ए को लिखा था AX AY AZ, है ना? तो आओ इसी तरीके से ही हम इसकी वॉल्यूम निकालने का तरीका देखते हैं। मैंने बोला कि भाई मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो AXI प्लस AYJ आगे AZ के वेक्टर। दूसरा बी की वैल्यू कितनी है? BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। क्लियर? अगर हम C की बात करें तो C को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा था, है ना? C को कुछ इस तरीके से लिखा था। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर हम जो ये वैल्यू ऑफ वॉल्यूम निकालना चाहते हैं इसे निकाले कैसे? मैं जो वॉल्यूम निकालना चाहता हूं वो निकालूं कैसे? मेरे बच्चे इस काम के लिए बहुत इजी तरीका है, निकालते कैसे हैं वो समझ ले। देखो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। ए की सारी वैल्यू ऊपर लिखो, AX AY AZ, फिर नीचे आएगा BX BY BZ, फिर आएगा CX CY CZ। ठीक है, इसे निकालने का क्या तरीका है? आप एज इट इज पहले वाले की तरह लेके चलो। हम लोग पहले क्या करते थे? IJ मैट्रिक्स बनाते थे, उनके नंबर लिखते थे। ऐसे ही आप कोई भी टर्म उठाओ, लाइक सपोज करो मैं सबसे पहले उठाया AX, तो AX के लिए क्या करा? BY CZ माइनस में BZ CY। सर ये तो कुछ ऐसा ही हो गया ना कि हम आई कैप को बाहर लिखते थे और बाकी की जो हाइड हो जाता था उसके नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते थे। एग्जैक्टली यही करना है तुम्हें, सेम काम करना है। सर कैसे? यार याद करो ना, तुम्हारे पास था IJK और यहां लिखा रहता था ABC A1 B1 A2 B2 C2। तो हम लोग क्या करते थे इस केस में? आई कैप लेते थे, इसे हाइड करते थे और साथ में क्या कर देते थे? B1 C2 माइनस C1 B2, ऊपर वाले छेड़ते नहीं थे। एग्जैक्टली ये चलेगा यार। तो इसे अप्लाई नहीं करना मेरे लाल, कभी इसे अप्लाई करके बैठ जाओ। अरे यार ये थोड़ा भावनाओं में ले जाता है, सच में भावनाओं में ले जाते हैं भाई साहब बातों को। तो आपको समझ आया मैंने क्या करा? मैंने सिंपल सा काम करा था। अरे क्या है,
देखो मैंने इतना लिख के दिखाया था, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, मशीन है कुछ भी करती, ए जेड बी जेड, तो भाई इसकी जो वॉल्यूम है, मतलब जो वॉल्यूम है उसे निकालने का क्या तरीका है? निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको रखना है ए एक्स साथ में बी वाई जी माइनस बी जेड सी वाई, उसके अलावा माइनस ए वाई बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, और साथ में कितना आएगा ए जेड के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये वॉल्यूम निकालने का तरीका है। थोड़ा जो वो मिसप्रिंट सा हो गया था ना, उसे आगे पीछे पॉज करके समझ लेना, बार बार लिखा नहीं जाता ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आया सबसे पहले जस्ट अभी जो पढ़ाया, ये क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड विद द वेक्टर ए बी सी। तो मुझे समझ आ गया कि पैरेललोपाइपेड बना होगा, उसकी 3 तरह की साइड दे रखी होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट और वैल्यूज दे रखी है। तो मैं डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे जाऊंगा। मुझे पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब आधे बच्चे क्या है, पहले ए क्रॉस बी को निकालते हैं, फिर सी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसका छोटा सा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, 1 1 2 पहले वाले के लिखो, दूसरे के लिखो 2 1 3 और नीचे लिखोगे 3 1 2। अब इसे क्या कर दो, सॉल्व कर दो। चलो वो सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 के साथ कितना आएगा 2 माइनस 3, है ना। उसके साथ क्या होगा -1 और -1 के साथ कितना होगा 4 माइनस 9, फिर आएगा +2, तो 2 के साथ कितना आएगा 2 माइनस 3। चलो वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो कितना आया -1, कितना आया -5 +5, और भाई कितना आया -1 और -2। सर ये ऐड हुआ कितना आएगा यहाँ पे, 5 में से 3 गए, 2 यूनिट। भाई इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई 2 यूनिट, और वो भी क्यूबिक में। क्लियर है? 2 यूनिट क्यूबिक, 2 सेंटीमीटर क्यूबिक, जो भी दे रखा वो क्यूबिक में आएगी। तो देखो कितना इजी हुआ। नहीं तो अलग अलग बच्चा क्या करता, पहले इसे मल्टीप्लाई करता, फिर इसके रिजल्टेंट को सी के साथ मल्टीप्लाई करते, होता ना थोड़ा सा हार्ड। चलो ये क्वेश्चन आप दोबारा करें, बताइए। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम निकालनी है किसी पैरेललोपाइपेड की जिसकी एज दे रखी है, वेक्टर से डिनोट। बेटा इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, आपको खुद को पता है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है तुमसे, ये कह रहा है कि यहाँ पे वेक्टर के वो वाले पार्ट गिवन थे, कैसे ए एक्स ए वाई ए जेड, वहां पे हमने वेक्टर टर्म्स में लिख दिया। अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर टर्म्स में लिखा है, तो दोबारा मैं क्या करूंगा, ये मुझसे कह रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर निकालो। तो जैसे ही ये बात आएगी, ये होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा 2 -3 -4, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2 और यहां आएगा -1। आगे कितना आएगा 3 1 और कितना आएगा मेरे बच्चा 2। देख लो आया नहीं आया। अब मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालना इजी है, कैसे सर, दोबारा 2 लो, 2 और 2 4, तो 4 -1 तो +1। क्लियर है? दोबारा से मैं क्या करूंगा माइनस, तो -3 के साथ कितना होगा 2 2 × 1 2, और ये -3 +3, साथ में कितना आएगा -4 आएगा, तो वैसे प्लस का ही, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन गिवन है, तो ये कितना हो गया 1 - 6। चलिए देखते हैं कितना आता है। 2 × 5 कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 3 × 2 5 5 × 3 15, वो भी किसका +15, -5 -4 मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 20, और वैल्यू देखो कितनी है 20 और 10 30 और 4 40 1 45, तो 45 आपकी आ गई। मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप देख लें, कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक लगती है तो आप दोबारा सॉल्व करके देख लेना। क्लियर है? कर लेते हैं ना, 2 -3 -4 1 2 1 3 1 2, तो 2 लिया 4 लिया 1 ऐड कर दिया, -3 लिया, माइनस ऑलरेडी आता है। अरे यार ये वही चल रहा है i कैप -j कैप +k कैप वाला।
आधे तो ऐसे होंगे कि जो माइनस के लिए तरस रहे होंगे कि सर माइनस क्यों लिखा जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब आपके लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन आज का, भाई आपके लिए ये बोल रहा है कि 3 वेक्टर गिवन है और तीनों वेक्टर को आपको क्या शो करना है, तीनों वेक्टर को आपको कोप्लेनर शो करना है। क्या शो करना है? कोप्लेनर शो करना है। क्लियर है? तो मेरे पास 3 वेक्टर गिवन है, पहला, दूसरा और तीसरा। मुझे पहले वाले को ध्यान से देखना, ए कितना आया, आई कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप। बी वाले की बात करें तो बी वाला कितना आया, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और भैया लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाला आया माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब मैं इन्हें कोप्लेनर तब ही साबित कर सकता हूं जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए या इनकी वॉल्यूम कितनी आ जाए, 0 आ जाए। सर ये निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं बेटा? तुम्हें पता है कि इसे लिखने का तरीका क्या होता था, ये होता था, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, दूसरे केस में -2, 3, -4, आई की वैल्यू है नहीं तो 0, यहाँ पे 1 वो भी माइनस में, और दूसरा कितना आ गया 2। चलो आज से सॉल्व करते हैं। अगर मैं तुम्हें इसे सॉल्व करने के लिए कहता हूं तो देखो कैसे करते हैं। भाई सबसे पहले आता है 1, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, माइनस में तो 6 -4। क्लियर है? आगे देखें, आगे के लिए गए तो माइनस इंटू -2, तो 2 इंटू 2 -4, और ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -4 और 0। क्लियर है? फिर कितना आएगा, प्लस में 3, तो प्लस में 3 आए तो 2 -0। यहां से ध्यान से देखें तो वैल्यू आई कितनी, 6 -4 2, -4 -2 -8, और माइनस बाहर आ गया तो -8 हो गया। 3 इंटू 6 कितना हो गया भाई, ये 6 हो गया। अब ध्यान से देख, 3 और 6 कितना है भाई, 8 -8, वैल्यू कितनी आ गई, 0। 8 में से 8 गई, तुम्हारे पास थी 8 टॉफी, 8 टॉफी मैं ले गया, तुम्हारे पास कितनी बची, 0। तुम्हारे पास थे 8 करोड़, वो तुम मुझे दोगे नहीं तो क्या फायदा उन्हें माइनस करने का। ठीक है, चलो। तो हमारा जो आज का खेल सिस्टम था वो केवल इतना था। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट। अगर आप इसे